लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1, जहाँ पे तुम्हें इक्वेशंस फॉर्मुलेट करने, तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, तुम्हें इसको फॉर्मुलेट करके इक्वेशन फ्रेम करना है। एज वी डिड इन द सेकंड एक्सरसाइज, जहाँ पे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे अपने को फॉर्म करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सपोज आई एम राइटिंग पर्सन ए हैज एट लीस्ट 200 रुपीज, और दूसरा बोला है पर्सन ए हैज एट मोस्ट 200 रुपीज। एक में एट लीस्ट दिया और एक में एट मोस्ट दिया है। रुपीज रुपीज। ये इसको अगर एक्सप्रेशन में लिखना तो कैसे लिखेंगे? एटलीस्ट मतलब पर्सन ए के पास कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 200 रुपीज है। इसका मतलब पर्सन ए कैन हैव 200 और मोर देन 200। सो आई एम टेकिंग वन वेरिएबल इज एक्स। एक्स तो कभी भी एटलीस्ट आया, पर्सन ए हैज एटलीस्ट रुपीज 200। सो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 200 या उससे ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। दूसरा बोला पर्सन ए हैज एटमोस्ट 200। तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 200, उससे लेस होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब एक्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 200। तो बस ये दो ही कंडीशन तुम्हें ध्यान देना है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट, तो तुम्हें ग्रेटर देन साइन यूज करना है। अगर क्वेश्चन में एट मोस्ट बोला है, इफ इट इज गिवन एज एट मोस्ट, तो इसका मतलब तुम्हें वहां पे लेस देन यूज करना है। ठीक है, बस यही मेन कंडीशन है। आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली, विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें समझना है और उसका एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। देखो फॉर्मेट क्या रहेगा मैं बताता हूँ। अगर बोला फॉर्मुलेट दी एलपीपी, फॉर्मुलेट दी एलपीपी, तो उसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इट इज? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि रहेगा z इज इक्वल टू कुछ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में रहेगा। देन तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन आएंगे, समझो 2x+3y लेस देन इक्वल टू 2x+y ग्रेटर देन, जो भी लेस देन या ग्रेटर देन इंक्लूडिंग रहेगा वो लिखना है। और लास्ट में तुम्हें x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट में सबसे पहले जो फर्स्ट लिखना है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो सबसे ऊपर रहेगा। इसी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट करके नीचे लिखना है दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेन। दूसरा तुम्हें लिखना है कंस्ट्रेन। और यहाँ पे तुम्हारे पास लिखना है बाउंडेड रीजन, मतलब लास्ट में तुम्हें ये कंडीशन है, बाउंडेड कंडीशन या रिस्ट्रिक्टेड रीजन। रिस्ट्रिक्टेड रीजन। तो ये जो मैंने तीन ग्रीन हाईलाइट किए, मतलब इसी फॉर्म में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, वो होने के बाद फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन लिखना है, एंड वो होने के बाद लास्ट में तुम्हें लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0।
that restricted region. ठीक है, now let's start. I'll start. A manufacturing firm produces two types of gadget, A and B, which are first processed in the foundry and then sent to the machine shop for finishing. ठीक है, the number of man hours for labor required in each shop for production A and production B, and the number of man hours available for the firm are as follows. यहाँ पे तुम्हारे पास टेबल टेबल दिया हुआ है, ठीक है. नाउ नीचे टेबल गैजेट्स, देयर आर टू गैजेट्स, गैजेट्स ए एंड गैजेट्स बी, फाउंड्री मशीन एंड शॉप्स. ठीक है, देन टाइम अवेलेबल लिखा है. लास्ट में भी क्वेश्चन और एंड किया गया है कि प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए is rupees 30 and B is rupees 20 per unit. Formulate the above LPP to have the maximum profit. तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ऐड होता है, एंड होता है. तो जो लास्ट में कभी भी प्रॉफिट जो दिया रहता है, प्रॉफिट या लॉस, नॉर्मली तो प्रॉफिट ही रहेगा, उसे या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोलेंगे. या तो प्रॉफिट रहेगा या समटाइम्स कॉस्ट भी दिया रहेगा या कुछ भी रहेगा, दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज. तो यहाँ पे क्या बोला, प्रॉफिट ऑन द सेल ए और सेल बी का दिया है, फॉर्मेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट, तो जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है, फिलहाल मेरे केस में तो प्रॉफिट है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सबसे पहले याद रखो, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, दैट मस्ट बी दी ऑब्जेक्टिव. तो ये तो तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव. जो टेबल में दिया रहता है, दीज आर यूज टू फॉर्म द कंस्ट्रेंट. जहां पे लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा, दिस इज यूज टू फॉर्म द कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा क्या है, द नंबर ऑफ मैन आवर्स एंड ये सब सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले गैजेट्स, हियर आई एम राइटिंग ए और बी, दो टाइप की गैजेट है, राइट डाउन ओवर हियर ए एंड बी. एवरी टाइम जो भी तुम्हारे पास है उसको हॉरिजॉन्टल लिखो. जो मशीन में प्रोसेस होने वाला, एवरी टाइम मशीन हुआ या जो भी रहा, दैट यू हैव टू राइट ऑन द कॉलम. तो हियर वी हैव टू फाउंड्री एंड मशीन शॉप. ठीक है, और यहाँ पे टाइम, दैट इज अवेलेबल आवर्स, अवेलेबल आवर्स. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास फाउंड्री में यू हैव 10 एंड 5, सॉरी फाउंड्री में यू हैव, सॉरी फाउंड्री में तुम्हारे पास क्या 10 और 6 दिया है, तो फाउंड्री में 10 और 6 यहाँ पे रो में लिखना है. फाउंड्री में दो वैल्यूज है 10 और 6 और लास्ट में 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा अवेलेबल में. मशीन शॉप में 5, 4 एंड 35, तो मशीन शॉप के रो में 5, 4 एंड 35. ठीक है, अब ध्यान सुनो, तुम्हारे पास दो गैजेट है ए और बी. ठीक है, ये जो तुम्हारे पास टाइम दिया, दिस इज फॉर वन गैजेट. मतलब गैजेट ए को बनाने के लिए फाउंड्री से भी जाना पड़ता है और मशीन शॉप से भी जाना पड़ता है. फाउंड्री में एक गैजेट बनाने के लिए, एक गैजेट 10 आवर्स लगते हैं, और मशीन शॉप में जाने के बाद उसी गैजेट को 5 आवर्स लगते हैं एक के लिए. तो समझो मैंने एक ऐसे x यूनिट गैजेट फॉर्म किए और b के मैंने y यूनिट गैजेट फॉर्म किए. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गैजेट ए प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बी x एंड द नंबर ऑफ गैजेट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बी बी y. यहाँ पे x एंड y आर द यूनिट. सबसे पहले तुम्हें उन दोनों का यूनिट लिखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गैजेट number of gadget produced by the firm bx
produced by the firm बी एक्स, मतलब गैजेट ए मैंने एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया एंड गैजेट बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बी वाई। तो मैं दो गैजेट्स बना रहा हूं, ए और बी, जिसका मैंने कितना कितना क्वांटिटी बनाया, एक्स क्वांटिटी एंड वाई क्वांटिटी। अब ध्यान सुनो, फाउंड्री के लिए मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, 60। अवेलेबल का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो टाइम रिक्वायरमेंट है 60, या तो मैं 60 से कम यूनिट में कंज्यूम करूं या 60 कंज्यूम करूं, उसके ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम का लिमिटेशन दिया हुआ है। तो टाइम का लिमिटेशन का मतलब होता है कि तुम्हें वो मैक्सिमम टाइम या उससे लेस में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनो। समझो ए और बी है। ए का मैंने ए का 4 यूनिट बनाना है, बी का 2 यूनिट बनाना है। लेकिन ए का 4 यूनिट बनाने में मुझे हर एक यूनिट के लिए 2 आवर्स लगता है, और बी का हर एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर लगता है। ठीक है, तो मतलब मैंने कितना टाइम यूज किया, 4 2 8 एंड 2 1 2, मतलब 8 आवर्स में मैंने 4 यूनिट ए के बनाए और 2 आवर्स में मैंने बी यूनिट बनाए। तो 8 + 2 मतलब 10 आवर्स में मेरा काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरा 10 आवर्स लगा। समझो कि मेरे पास 10 नहीं बल्कि 10.5 आवर्स अवेलेबल होता, तो भी मैं कितने यूनिट बनाता, ए का 4 यूनिट और बी का 2 यूनिट, क्योंकि मैं ज्यादा बनाने जाऊंगा, समझो ए का एक्स्ट्रा लूंगा। तो अगर मैं एक्स्ट्रा लूंगा तो मुझे पूरा कंप्लीट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं, बिकॉज मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और इवन उसमें ना तो ए बन पाएगा ना तो बी बन पाएगा। तो अवेलेबल टाइम का मतलब ये होता है कि तुमने जितना जो काम या असाइनमेंट लिया उसको पूरा कंप्लीट करो। अगर तुमने नया लिया है तो वो कंप्लीट हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा तो फिर असाइनमेंट नहीं लेना है। तो अवेलेबल टाइम का मतलब ये होता है कि उस विद इन द टाइम, अगर 10 आवर्स में हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उससे कम टाइम में कितने यूनिट तुम कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए दैट्स व्हाई कभी भी अवेलेबल टाइम में तुम्हें लेस देन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव द मैक्सिमम दैट लिमिट। उससे कम टाइम में जितना यूनिट कंप्लीट होगा दैट आई कैन टेक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आई एम डूइंग फॉर फाउंड्री, सबसे पहला आई एम गोइंग टू डू फॉर फाउंड्री। फाउंड्री के लिए अवेलेबल आवर्स कितना है, 60। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला, द अवेलेबल टाइम, स्टेटमेंट लिखना, 3 से 4 मार्क मिलेगा। अवेलेबल टाइम फॉर फाउंड्री इज 60 आवर्स। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए भी मतलब फाउंड्री में ए गैजेट भी फॉर्म होगा और बी भी, मतलब दोनों टाइप के गैजेट फॉर्म होंगे। लेकिन ए का कितना लगेगा टोटल टाइम, 10 टाइम्स ऑफ एक्स, बिकॉज मैंने एक्स यूनिट फॉर्म किया है, ये मैंने अज्यूम किया है। और बी का मैंने वाई यूनिट, मतलब दिस विल बी 6 टाइम्स ऑफ वाई। और दोनों को मिला के मेरा जो असाइनमेंट होना चाहिए, मेरा जॉब कंप्लीट होना चाहिए, गैजेट बनने चाहिए, उनका जो टाइम है वो 60 आवर या लेस होना चाहिए। उससे कम टाइम में जितना यूनिट फॉर्म हो सकता है फॉर्म कर लो। दिस इज फॉर फाउंड्री। दूसरा, मशीन शॉप। मशीन शॉप के लिए कितना है, यहाँ पे विल राइट द अवेलेबल टाइम फॉर मशीन शॉप, फॉर मशीन शॉप, ये सब मैं कंस्ट्रेंट फॉर्म कर रहा हूँ। मशीन शॉप इज टोटल अवेलेबल टाइम फॉर मशीन शॉप इज 35 आवर्स। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन मिलेगा 5x, और मशीन शॉप पे जाएंगे 5x प्लस 4y विच इज लेस देन इक्वल टू 35। ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन हुआ। तो दो वैल्यूज थी, दो दो टाइम थे, दो मशीन के थे, मैंने दोनों से दो इक्वेशन बना लिए। नेक्स्ट, तीसरा तुम्हें खुद से लिखना है और सब में लिखना है ये कि x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब जो तुम यूनिट बनाओगे x एंड y, मतलब गैजेट्स ए का x यूनिट एंड गैजेट्स बी का y यूनिट, वो या तो तुम विद इन द टाइम या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। नेगेटिव फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि विद इन द टाइम मैंने -2 यूनिट गैजेट ए फॉर्म किए, पॉसिबल नहीं है। या तो 0 यूनिट बनाऊंगा, या तो जैसा टाइम है उसके हिसाब से ए और बी के मैंने कुछ कुछ, मतलब 3 यूनिट इसका बना, 2 यूनिट उसका बना, या
एक यूनिट ए का ही बना और एक यूनिट बी का ही बन पाया, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, तो और अगर मैं जॉब ले लिया तो भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो दोनों का मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म किया। बट ये कि नेगेटिव फॉर्म हो वो पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू मेंशन दैट कंडीशन एज वेल कि एक्स एंड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने जितने भी कंस्ट्रेंट थे वो बना लिए। अभी तक मेरा सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाकी है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो तुम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो या तो लास्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए याद होगा प्रॉफिट बोला है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन द सेल ए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, प्रॉफिट ऑन द सेल ए is rupees 30 and profit on the cell B is rupees 20, is rupees 20। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा, z इज इक्वल टू दैट प्रॉफिट का फंक्शन। अभी एक गैजेट बेचने में एक वो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और ऐसे मैंने एक्स गैजेट बनाया, तो 30x विल बी द प्रॉफिट ऑन गैजेट ए। और गैजेट बी को सेल करने में एक के पीछे 20 रुपीज मिलता है, और ऐसे मैंने वाई यूनिट बनाया तो 20y। तो मैंने सब कुछ अब लिख दिया। अब लास्ट में तुम्हें फॉर्मुलेट करना है, तो लिखेंगे द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, दिस इज नाउ योर लास्ट स्टेटमेंट। द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, फॉर्मुलेट कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट विच हैज टू बी मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज z is equal to 30x plus 20y, then we'll write constraint subject to, जितने भी इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन था, दो इक्वेशन थे, 10x plus 6y less than equal to 60, दूसरा 5x plus 4y less than equal to 35, और लास्ट में रिस्ट्रिक्टेड कि x is always greater than equal to 0, y is always greater than equal to 0। डन, तो दैट्स माय आंसर। ठीक है, मैक्सिमाइज z 30x plus 20y सब्जेक्ट टू दिस। तो यहाँ पे तुम्हारा ये फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। ठीक है, बस तुम्हें उसको फॉर्मुलेट करना है, जितने कंडीशन दे उतने कंस्ट्रेंट में डालने हैं, और z मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वो बता देना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस तुम्हें उसका फंक्शन बनाना है। एंड लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ये तो हमेशा लिखना ही लिखना है। In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. Two different kinds of fooders are available. Each unit of these two contain the following amount of these three nutrients. Fooder 1 and fooder 2, मतलब दो टाइप के खाने हैं जो कि कैटल फॉर्म को देना है, और उन दो जो फूडर है उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है। फूडर 1 में मतलब अगर एक यूनिट ले रहा हूं मैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली 2 to 1 इस फॉर्मेट में न्यूट्रिएंट्स है, और फूडर 2 में 1 3 1 फॉर्मेट में न्यूट्रिएंट्स है। द कॉस्ट ऑफ फूडर, यहाँ पे कॉस्ट दिया था, इसके पिछले क्वेश्चंस में वी हैव अ प्रॉफिट, यहाँ पे कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ फूडर 1 इज ₹3 पर यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ फूडर 2 इज ₹2 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट, इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले फूडर 1 फूडर 2 की कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखा है फूड रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन। मस्ट कंटेन का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट का जो क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे दिया है 14, 22 और 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। मतलब न्यूट्रिएंट ए का जो अवेलेबिलिटी है या रिक्वायरमेंट, यहाँ पे नॉट अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट, कितना है टोटल 14 यूनिट होना चाहिए, बी का 22 होना चाहिए और सी का इट शुड बी 1। दीज आर एटलीस्ट, कम से कम इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए।
इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए ऑफ दिस टू फाइव. सो लेस फूडर 1 का मैंने x यूनिट परचेस किया और फूडर 2 का मैंने y यूनिट परचेस किया. ठीक है, फूडर 1 का x यूनिट एंड फूडर 2 का y यूनिट. सो हियर विल राइट let x unit of fooder 1 and y unit of fooder 2 be prescribed. Be prescribed. ठीक है, इतना मस्ट कंटेन होना चाहिए. मस्ट मतलब कम से कम, इससे ज्यादा होगा चलेगा, बट इतना तो मस्ट होना ही चाहिए, मतलब 14 या उससे ग्रेटर. ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूट्रिएंट ए. सो व्हाट विल राइट द अवेलेबिलिटी. सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं इस बार. चलो, द कॉस्ट ऑफ फूडर 1 is rupees 3 unit per unit and that of fooder 2 is rupees 2 per unit. तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट फंक्शन बनाऊं विच आई टेक इट एज जेड, तो एक फूडर 1 खरीदने में मुझे 3 रुपीज लगते, 3 रुपीज, और मैंने ऐसे x यूनिट परचेस किए. तो मतलब टोटल अमाउंट दैट आई विल पे फॉर फूडर 1 पैकेज के लिए 3x एंड दैट फॉर फूडर 2 आई विल पे 2y. ये मेरा हो गया कॉस्ट फंक्शन, और इसे मिनिमाइज करना है, वो मैं लास्ट में लिख दूंगा. अब कंस्ट्रेंट आते हैं. 3 रो दिए, मतलब 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 कंस्ट्रेंट. So the food ration for one animal, here we'll write food ration for one animal must contain, सबसे पहले मैं न्यूट्रिएंट ए पे आ रहा है, मस्ट कंटेन 14 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट ए. 14 यूनिट ऑफ, तो न्यूट्रिएंट मतलब हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो पे ही फोकस करेंगे. हम्म, सो न्यूट्रिएंट ए के लिए 14 यूनिट, तो तुम्हारा इक्वेशन होगा 2x, मतलब दोनों फूडर को मिला के कम से कम 14 यूनिट एनिमल को मिलना चाहिए. तो 2x प्लस 1y, दोनों फूडर जो मैं मिक्स करके दूंगा, तो द इट मस्ट कंटेन 14 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए. तो हमने ए का निकाला फर्स्ट इक्वेशन. देन सिमिलरली फूड रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन, अब सेकेंड के लिए 22 दिया है, 22 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट बी. तो सेकेंड इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x, सेकेंड रो पे आएंगे, मतलब ये बी वाले पे, 2x प्लस 3y greater than equal to 22. And third, nutrient C, इसका भी सिमिलरली, इसके लिए मुझे 1 यूनिट चाहिए, तो इसका मतलब 1x प्लस 1y मस्ट. और मैं सब में ग्रेटर देन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मस्ट कंटेन बोला, मतलब एटलीस्ट बोला, कम से कम. तो इसका मतलब डेफिनेटली इट विल बी
that value or greater than. So we got three constraint. Okay, last में लिख देंगे x and y cannot be negative. ये लिखना है यहाँ, restricted region. cannot be negative. तो इसका मतलब x is greater than 0 and y is greater than 0. अब ये सबका फॉर्मुलेट करना है. The LPP can be formulated as, ये तुम्हारा फाइनल आंसर अभी. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज मिनिमाइज कॉस्ट, तो विल राइट मिनिमाइज z. कॉस्ट फंक्शन क्या दिया है, 3x plus 2 है हियर. देन विल राइट कंस्ट्रेंट, तो आगे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू. कंस्ट्रेंट कौन कौन से, फर्स्ट 2x plus y greater than equal to 14 and 2x plus 3y greater than equal to 22 and third 1x plus 1y greater than equal to 1. We got three constraint. And last में तुम्हें लिखना है restricted, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. Now third question. अब इसमें जो भी क्वेश्चन है दे ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप ओनली. तो अभी ये जो क्वेश्चन इसमें मैं बस स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बाकी इक्वेशन फ्रेम करके बता दो कैसे करते हैं. अगेन द थ्री फॉर्मेट, पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए. देन सेकंड स्टेप इज राइट डाउन द सब्जेक्ट विच कंटेन लेस देन और ग्रेटर देन, जो भी रहेगा. एंड थर्ड रिस्ट्रिक्टेड विच इज फिक्स, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. Third question. A company manufactures two types of chemical A and chemical B. Chemical A and chemical B. We have two chemical. Each chemical requires two types of raw material, P and Q. P and Q, two types of raw material. The table below shows number of unit of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B. तो केमिकल ए और केमिकल बी जिसको बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए पी और क्यू, दोनों चाहिए. केमिकल ए बनाने के लिए भी पी एंड क्यू मटेरियल चाहिए इन द रेशियो 3:2 समझ लो, और बी बनाने के लिए भी चाहिए, केमिकल बी के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल वही चाहिए पी क्यू, बट उनका मिक्सचर 2:5 में. मेरे पास जो अवेलेबिलिटी दी है रॉ मटेरियल की वो 120 और 160. अवेलेबिलिटी मतलब इतना ही अवेलेबल है. अब इसमें से ही बनाना है, मींस यू हैव अवेलेबल ऑफ पी एंड क्यू एज 120 and 160 and with this you have to use it to make or to frame chemical A and chemical B. The company gets profit, यहाँ पे profit which will turn or which will give you the Z, the objective function. Profit 350 chemical A पे हो रहा है, 400 chemical B पे हो रहा है. Format the problem LPP is to maximize the profit. So I'll take केमिकल ए का मैंने x यूनिट फॉर्म किया और केमिकल बी का मैंने y यूनिट फॉर्म किया. तो फर्स्ट इक्वेशन इज द अवेलेबल रॉ मटेरियल ऑफ p इज 120 यूनिट्स. तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसी के सामने 3x plus 2y अवेलेबल मतलब लेस देन. सेकेंड एक्सप्रेशन में भी 160 मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल दूसरा वाला 160 अवेलेबल है, तो इट विल बी 2x plus 5y लेस देन इक्वल टू 160. नाउ प्रॉफिट दिया, दैट विल गिव यू z. इसके पहले रिस्ट्रिक्टेड रीजन, x एंड y कैन नेवर बी नेगेटिव. नाउ ऊपर z विच इज माय प्रॉफिट, और प्रॉफिट है मतलब मैक्सिमाइज करना रहेगा डेफिनेटली. और मेरे पास क्या दिया, इट इज 350x मतलब एक केमिकल ए सेंड करने पे एक यूनिट 350 का प्रॉफिट, तो वी हैव x यूनिट. केमिकल बी सेल करने पे 400 का प्रॉफिट, तो वी हैव 1 यूनिट 400y. दिस इज माय LPP. बस अभी तुम इसमें स्टेटमेंट को ऐड करना, दैट्स इट, डन. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Somewhere the tabular form is not given, so we can make in table form. Fourth.
So in this question, the tabulated data is not given, so we have to tabulate the data first. A printing company prints two types of magazine, A and B. यहाँ पे magazine A and magazine B. The company earns ₹10 and ₹15 on magazine A and B per copy. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट दे दिया that we will use for objective. These are processed on 3 machine. तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख देंगे machine 1, machine 2 and machine 3. Magazine A requires 2 hours on machine 1, okay, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. Magazine B required 3 hours on machine 1, 2 hours on machine 2 and 6 hours in machine 3. ठीक है, ये दिया टाइम. मशीन 1, 2, 3 आर अवेलेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम अवेलेबल, दैट इज इन आवर्स. कितना कितना 36, 50 एंड 60 पर वीक रिस्पेक्टिव. बस फिर से वही लिखेंगे, एक्स एंड वाई इज द नंबर ऑफ कॉपी प्रोड्यूस बाय मैगजीन ए. इसका मैंने एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया और इसका मैंने वाई यूनिट प्रोड्यूस किया. बट इसके लिए तीनों मशीन से प्रोसेस करना पड़ेगा. मशीन 1 का लिखेंगे अवेलेबल कितना है, तो यहाँ लिखेंगे अवेलेबल टाइम फॉर मशीन 1 is 36 hours. So that will make you your first equation. So it will be 2x plus 3y. Available मतलब उससे कम टाइम में होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता मैं. And what is x and y? The number of magazine produced. मतलब magazine A produced x unit and magazine B produced y unit. ये फर्स्ट हुआ. मशीन 2 के लिए 2x plus 2y less than equal to 50 and machine 3rd के लिए 3x plus 3y less than equal to 60. And again we'll write x and y can never be negative. X and y can never be negative, so that will be greater than 0. ये मेरा हो गया constraint. अब now I need z and it is given in the start कि company earns मतलब ये profit दिया है. ₹10 मैगजीन ए पे हो रहा है and ₹15 मैगजीन बी पे हो रहा है. That will be my z which is profit function, जिसे मैक्सिमाइज करना है z. तो it will be 10x plus 15y. That's it. हो गया. फिर फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी, मतलब तुम्हारे पास सबसे पहले ये लिखना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कंस्ट्रेन और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड रीजन. दैट्स इट, डन. तो बस इसमें एक एडिशन था कि तुम्हें टेबल बनाना था. ठीक है, टेबल से क्या होता है, सम्स थोड़ा सा इंटरप्रेट करना इजी होता है और कैलकुलेशन लिखना या वैल्यूज को कॉपी करने में मिस्टेक नहीं होती. फिर वर्डिंग में बार बार पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, इसलिए ऑलवेज मेक योर प्रॉब्लम्स इन अ टैबुलेटेड डेटा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट इट. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Okay, let's start with 5th question. Again, in this question, table is not given, so we'll frame it. A manufacturer produces bulbs and tubes. So, and every time दो ही चीज produce करना है, Z नहीं आएगा, X और Y. So we are producing bulbs and tubes. Each of these must be processed through 2 machine. तो यहाँ पे 2 processing के लिए बोला, machine M1 and machine M2. A package of bulb require 1 hour of work on machine M1 and 3 hour of work on machine M2. तो bulb के लिए 1 hour on machine M1 and 2 hours on machine M2. 2 नहीं, sorry, 3.
अ पैकेज ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स के लिए क्या बोला है, 2 आवर्स ऑन मशीन M1 एंड 4 आवर्स। तो ये एक एक ट्यूब और एक बल्ब बनाने का टाइमिंग दिया है। ऐसे में x यूनिट बल्ब के प्रोड्यूस करूंगा और y यूनिट ट्यूब्स प्रोड्यूस करूंगा, सो दैट कितना मेरे पास अवेलेबल है, दैट विल हैव टू चेक। he earns a profit of rupees 13.5, he earns a profit of rupees 13.5 per package of bulbs and rupees 55 per package on tubes. Formulate the above LPP to maximize the profit। तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया है कि लास्ट अवेलेबल कितना है, तो क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट हुआ है कि अवेलेबल टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो फिलहाल टाइम बिंग आई टेक एज x एंड मतलब 10 एंड 12 करके ले लेते हैं हम लोग वैल्यूज। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हाँ, टाइम नहीं दिया बिल्कुल। 3 आवर्स ऑफ 2 आवर्स एंड 2 आवर्स प्रॉफिट दिया, टाइम नहीं दिया। तो क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट है, यहाँ पे मैं टाइम अवेलेबल लिख दे रहा हूँ, या अवेलेबल टाइम दैट इज इन आवर्स। 10 एंड 12 ये मैं खुद से ले रहा हूँ, बट दैट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं दिया है लेकिन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, x एंड y बी द नंबर ऑफ बल्ब्स एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। पहला इक्वेशन होगा मशीन M1 हैव 10 आवर्स, मतलब द अवेलेबल टाइम फॉर मशीन M1 इज 10 आवर्स। तो योर इक्वेशन विल बी 1x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन होगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। x and y cannot be negative, तो x is greater than 0, y is greater than 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट दिया है, तो दैट विल गिव यू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच विल बी माई z। तो z इज इक्वल टू 13.5 बल्ब पे हो रहा है प्रॉफिट, एंड 55 ट्यूब्स पे हो रहा है। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब्जेक्ट टू और ये रिस्ट्रिक्टेड, डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th। A company manufactures two types of fertilizer, F1 and F2. Each type of fertilizer requires two raw material A and B. The number of units of A and B required to manufacture one unit of fertilizer, F1 and F2, and availability of the raw material A and B per day. तो यहाँ पे available भी दिया हुआ है। By selling one unit of F1 and one unit of F2, company gets again profit दिया है, तो maximize करना रहेगा profit को। Yes। तो सबसे पहले मैं Z बना लेता, विच इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। F1 का मैंने X यूनिट प्रोड्यूस किया और F2 का मैंने Y यूनिट प्रोड्यूस किया। प्रॉफिट इज माई Z, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 इंटू एक्स एंड 750 इंटू वाई, सब्जेक्ट टू। अब नीचे आएंगे कंस्ट्रेंट, तो फर्स्ट रॉ मटेरियल, द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ए इज 40 यूनिट। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y, अवेलेबल मतलब डेफिनेटली लेस देन यूज करना है। Second equation, x plus 4y is less than equal to 70. And again we'll write restricted clear, x and y cannot be negative. So x is greater than 0 and y is also greater than 0. Done. This is question number 6th. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन सब्जेक्ट, एंड देन बस हर एक लाइन में तुम्हें स्टेटमेंट लिखना, जितनी बार इक्वेशन फ्रेम करे हो उसके ऊपर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी कितना है, रिस्ट्रिक्टेड में एक्स एंड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, बस इतना।
Now last question, seventh. A doctor has prescribed two different kinds of feed, A and B. यहाँ पे मेरे पास दो फीड है, फीड ए एंड फीड बी. फॉर्म अ वीकली डाइट फॉर सिक पर्सन, मतलब सिक पर्सन के लिए ये फीडिंग होना चाहिए. द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट, मतलब डाइट मतलब तुम्हारे फीडिंग में फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, एंड प्रोटीन्स आर मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए. तो हियर आई विल राइट मिनिमम रिक्वायरमेंट. मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना कितना, इट इज 18, 28 एंड 14. 1 यूनिट ऑफ फूड ए, फूड ए पे आते हैं सिर्फ. 4 यूनिट ऑफ फैट, 14 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. तो ए में 4, 14 और 8 प्रोटीन होना चाहिए. फूड बी में आते हैं हम लोग. 6 यूनिट ऑफ फैट, 12 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट ऑफ प्रोटीन. तो यहाँ पे तुम्हारे पास 6, 12 और 8. तो इससे मेरे पास 3 कंस्ट्रेन के इक्वेशन बन जाएंगे. द प्राइस, प्राइस मतलब कॉस्ट दिया. प्राइस ऑफ फूड ए ₹4.5 एंड फूड बी इज ₹3.5. LPP so that sick person diets meets requirement at minimum cost. तो ये मेरा Z हो गया कॉस्ट. तो यहाँ पे मैं पहले कॉस्ट फंक्शन बना लूँ Z. 4.5 मैंने A का X यूनिट और B का Y यूनिट प्रिस्क्राइब्ड किया डॉक्टर ने, ठीक है. X यूनिट ऑफ A एंड Y यूनिट ऑफ B प्रिस्क्राइब्ड. तो Z का इक्वेशन क्या हो जाएगा. अभी एक यूनिट A का खरीदने के लिए 4.5 है, and I purchased X unit, so it will be 4.5 times of X plus 3.5 times of Y. Next we'll write subject to. Constraint क्या रहेगा पहला, the available या the minimum requirement of fat is 18 unit. तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन होगा 4x plus 6y. मिनिमम मतलब कम से कम, that is greater than equal to 18. दूसरा 14x 12y greater than equal to 28. 8x plus 8y is greater than equal to 14. And at the end, x and y can never be negative. So x and y is greater than 0. तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज सब्जेक्ट टू एंड दिस इज रिस्ट्रिक्टेड रीजन. दैट्स इट. ठीक है. नाउ 8th and 9th, as I did total 6 problems. ठीक है. So 8th and 9th is similar to the same question.